हेलो स्टूडेंट, सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिससे कि आपको पता था अपने यहाँ एलडीसी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें साइंस की क्लासेस कंडक्ट हो रही थी। आज का टॉपिक है पर्यावरणीय समस्या। इसमें फर्स्ट सब टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस। वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है ग्रीन हाउस कहलाती हैं। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान इन गैसों के कारण 15 डिग्री सेल्सियस है। यदि वायुमंडल में ये गैसें अनुपस्थित हो तो पृथ्वी का औसत -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 16%, फिर है मैथेन CH4 जो है 20%, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14%, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है 6%। क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी गैस कितनी % वायुमंडल में उपलब्ध है। तो इसमें वरीयता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार गत शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.66 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यदि ये सभी गैसें वायुमंडल में इसी प्रकार मुक्त हुई तो सन 2100 ईस्वी तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 सेल्सियस से 5.8 सेल्सियस बढ़ जाएगा। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने के कारण जलवायु परिवर्तन, मौसम में आकस्मिक परिवर्तन व ऋतुओं में असंतुलन व वैश्विक उष्णता आदि समस्या उत्पन्न होती है। इन गैसों के दुष्परिणाम से बचने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इन गैसों के उपयोग पर नियंत्रण लाना चाहिए तथा जनसंख्या पर नियंत्रण लाना अति आवश्यक है। अम्लीय वर्षा। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिकी वैज्ञानिक स्मिथ ने किया था। वर्षा जल की pH 5.6 होती है। यदि इस जल की pH 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 उपस्थित होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं जो ग्रीन हाउस गैस होती है, और अम्लीय वर्षा में उपलब्ध नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 कहते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण होती है। जब ये अपशिष्ट भूमि पर उपस्थित जल में मिलते हैं तो इनमें अम्ल का निर्माण होता है तथा जब ये जल वाष्पन के द्वारा बादलों का रूप लेके पुनः भूमि पर वर्षा के रूप में आते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 2SO2 + O2 + 2H2O = 2H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का कारण औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित NO2 व SO2 होता है तथा अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 व नाइट्रिक अम्ल SNO3 उपस्थित होते हैं। आपसे रीज़न पूछ सकता है कि रीज़न क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो रीज़न में तो NO2 और SO2 आएगा और रिज़ल्ट में H2SO4 और SNO3 आएगा। दुष्परिणाम। अम्लीय वर्षा के कारण मानव सहित सभी प्राणियों में त्वचा संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पेड़ पौधों के फल व फूल समय से पहले नष्ट हो जाते हैं। बीज अंकुरित होने से पहले नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण कुछ वनस्पतियां विलुप्त हो जाती है। ऐतिहासिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण जिसे ताजमहल है उसके पत्थर भी पीले पड़ गए तो एक तरह से इसे पत्थरों का कैंसर भी कहा जाता है। पत्थरों की मौत भी इसे कहा जाता है। ओजोन परत। वायुमंडल में उपस्थित वह क्षेत्र जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली उच्च तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, ओजोन परत कहलाती है। वायुमंडल में ये 2 प्रकार की होती है। पहली है खराब ओजोन, बैड ओजोन, सौरमंडल में स्थित होती है जिसमें मानवीय क्रियाएं होने के कारण पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता नहीं पाई जाती। सेकंड होती है गुड ओजोन, समता मंडल में स्थित होती है जिसमें पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता पाई जाती है। सौरमंडल में मौसमी संबंधित सभी क्रियाएं होती है जैसे बारिश आना, बादल बनना
और उसके ऊपर के लेयर को कहते हैं समताप मंडल। हवाई जहाज जो उड़ता है वो समताप मंडल में होता है। सौरमंडल में मौसमी क्रियाएं होने के कारण जहाज समताप मंडल में उड़ता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन से या 3 mm होती है। एक डॉप्सन में 0.01 mm होता है। ओजोन छिद्र। वैज्ञानिक रोलैंड मोलिना व क्रूडजन ने संयुक्त रूप में अध्ययन करके बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत की मोटाई कुछ कम हो गई है, जिसे ओजोन छिद्र कहा गया है। वायुमंडल में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में पहुंचकर जमा हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन परमाणु को मुक्त कर देती है। ये क्लोरीन परमाणु ओजोन परत में उपस्थित ओजोन के साथ जुड़कर नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ओजोन परत में ओजोन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इस गैस में उपस्थित क्लोरीन परमाणु ओजोन को ऑक्सीजन में बदलने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। ओजोन परत के अपघटन से होने वाले दुष्परिणाम। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें कोशिका के DNA को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। परावैंगनिक किरणों के कारण आँख का कार्य क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पुष्पन आदि में कमी होने के कारण पादपों की उत्पादकता कम हो जाती है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखाए जाते हैं और त्वचा संबंधित कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ओजोन परत से संबंधित मुख्य समझौते। सन 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में समझौता हुआ, जिसे वियना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा करना था। 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 26 अगस्त को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, जो 1989 में पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाकर ओजोन परत के अपघटन को रोकना था। 2016 में अफ्रीका के रवांडा शहर में किगाली समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC का प्रयोग करना था। संपूर्ण विश्व में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को CFC के दुष्परिणाम के लिए जागरूक किया जाता है तथा CFC में कमी लाने हेतु प्रयास किए जाते हैं। जल प्रदूषण। जल की गुणवत्ता में कमी होना जल प्रदूषण कहलाता है। WHO के अनुसार किसी जल में भारी पदार्थ जिनकी प्रकृति विषैली होती है मिल जाते हैं तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण का मापन BOD द्वारा किया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसी जलीय स्रोत में उपस्थित जलीय जीवों के द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। प्रदूषित जल में जलीय जीवों की मात्रा अधिक होने से उनके द्वारा उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग अधिक किया जाता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन का स्तर निम्न होता है, जबकि BOD का स्तर उच्च होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार यदि किसी जल में BOD की मात्रा 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन से अधिक है तो उस जल को प्रदूषित कहा जाता है। जितना अधिक BOD होगा उतनी कम ऑक्सीजन होगी। BOD की तरह ही एक COD होता है, जिसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। बायोकेमिकल सिर्फ प्रकृति से जुड़े हुए फैक्ट्स को ही मापन करता है, जबकि COD BOD प्लस COD बायो प्लस केमिकल दोनों का मापन करता है, तो BOD से व्यापक COD होता है। भारत सरकार द्वारा सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम बनाया गया।
जल प्रदूषण के प्रभाव। यूट्रिफिकेशन, जब किसी जल स्रोत में विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों द्वारा सर्जित पदार्थ छोड़े जाते हैं, जल में उपस्थित शैवालों में वृद्धि होती है, क्योंकि इन अपशिष्ट पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन व फास्फोरस शैवालों के लिए पोषक पदार्थों का कार्य करते हैं। शैवालों में वृद्धि होने के कारण ये उस जल में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण जलीय स्रोत उपस्थित अन्य जीव पादप नष्ट हो जाते हैं। लंबे समय तक इस प्रक्रिया के चलने के कारण ये शैवाल संपूर्ण जलीय भाग को घेर लेते हैं, जिसके कारण जलीय भाग स्थलीय भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ये धीमी गति में होने वाली प्रक्रिया है, जिसे पूरे होने के लिए लगभग 100 वर्ष का समय लगता है, परंतु मनुष्य इस प्रक्रिया को तीव्र गति से कर सकता है। इसके बाद है जैविक आवर्धन। किसी विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में प्रत्येक पोषी स्तर में वृद्धि होना जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन कहलाता है। यह पारे तथा डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन के लिए लागू होते हैं। जल से प्राणी प्लवक 150 ppm, फिर छोटी मछली 200 ppm, फिर बड़ी मछली 250 ppm, फिर मत्स्य पक्षी 300 ppm। अतः मत्स्य पक्षी में विषैले पदार्थ की सांद्रता सर्वाधिक होगी। यदि मत्स्य पक्षी कोई पक्षी है तो डीडीटी के कारण उस पक्षी का अंड कवच पतला हो जाता है, जिसके कारण अंडे समय से पहले फूट जाते हैं और पक्षियों की संख्या कम हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। जापान में जल प्रदूषण के कारण बच्चों में अधिक होता है। जल में नाइट्रेट NO3 होने के कारण यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर मेटा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मेटा हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण रक्त का रंग परिवर्तित होकर स्लेटी हो जाता है तथा नाखून व होठों पर प्रतीत होता है। इसे साइनोसिस कहा जाता है। मेटा हीमोग्लोबिन के कारण ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। मिनीमाटा सर्वप्रथम जापान में देखा गया, जो बच्चों में अधिक होता है। जल में पारे या मरकरी Hg की अधिकता के कारण होता है। इससे बच्चों की तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती है। इटाई रोग। जल में केडियम CD की अधिकता के कारण बच्चों में अधिक होता है, जिसमें बच्चों की तंत्रिकाएं नष्ट होने के कारण उनके विकास और वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। फ्लोरिस रोग। जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा 25 ppm से अधिक हो जाए तो हमारे दांत, हड्डियां व पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसे फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। इसके कारण दांतों पे भूरे रंग के धब्बे निर्मित, दांतों का अपघटन, हड्डियों का अपघटन, जोड़ों में दर्द, आंत का प्रभावित होना आदि होता है। ब्लैक फुट रोग। जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण त्वचा पे काले रंग के धब्बे निर्मित हो जाते हैं, जिसे ब्लैक फुट रोग कहते हैं। बंगाल का आतंक। जलीय पादप जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया कैप्सिस को बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है। पादप जल में उपस्थित ऑक्सीजन का अत्यधिक प्रयोग करता है तथा कायिक प्रवर्धन अत्यधिक तेज गति से करता है, जिसके कारण बहुत ही अल्प समय में ये बड़े क्षेत्र को घेर लेता है। वायु प्रदूषण। श्वसन में उपयोग होने वाली वायु में जब मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा तथा अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है, अथवा वायु में मुख्य गैसों के अतिरिक्त किसी विषैली गैस का आना अथवा वायु में उपस्थित कणिकीय पदार्थ के आकार में परिवर्तन होना वायु प्रदूषण कहलाता है। भारत सरकार द्वारा सन 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। सन 1987 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण को इसको सम्मिलित किया गया और जल प्रदूषण 1974 में बनाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण CPCB के अनुसार वायु में उपस्थित कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम है।
तथा उस वायु का प्रयोग श्वसन में किया जाए तो इससे वायु को वायु प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। भारत में वायु का मानक PM 2.5 माना जाता है। प्रदूषक प्रकृति में उपस्थित वे कारक जो वायु की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। गैसीय प्रदूषक जीवाश्म ईंधन अर्थात खनिज तेल व कोयले को जलाने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलने वाली हाइड्रोकार्बन, रेफ्रिजरेटर व AC में प्रयुक्त होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सूती वस्त्रों की विरंजन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली क्लोरीन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों के ईंधन के दहन से तथा कृषि में प्रयोग होने वाले उर्वरकों से मुक्त होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चुगाली करने वाले पशुओं से तथा धान के खेतों से मुक्त होने वाले मीथेन, गंधक युक्त जीवाश्म ईंधन को जलाने पर मुक्त होने वाले सल्फर के यौगिक जैसे SO2, SO3। सर्वाधिक वायु प्रदूषण करने वाली गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड है। कणिकीय वायु प्रदूषक वे वायु प्रदूषक ठोस में तरल की बूंदों का मिश्रण होते हैं जैसे धुआं, धूल, धूम, कोहरा, धातु आदि। इन प्रदूषकों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। धात्विक प्रदूषक सीसा, जस्ता, केडमियम, लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम। अधात्विक प्रदूषक सिलिका व सिरामिक्स। जैविक वायु प्रदूषण विषाणु, जीवाणु, कवक व परागकण, पार्थेनियम, घास। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये ईंधन के रूप में पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है क्योंकि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता। औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाली वायु में SO2 व CO2 जैसी हानिकारक गैसों को हटाने के लिए मार्जक नामक संरचना का उपयोग करना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट में कणिकीय वायु प्रदूषक पाए जाते हैं जिन्हें हटाने के लिए स्थिर विद्युत अपक्षेपक का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों के धुएं से निकलने वाली SO2 व CO2 को हटाने के लिए उत्प्रेरक व परिवर्तक का उपयोग करना चाहिए। उत्प्रेरक परिवर्तक प्लेटिनियम Pt, पैलेडियम Pd, रोडियम RH धातुओं से बना होता है जो CO2 व HO2 को अवशोषित कर लेता है। पेट्रोल तथा डीजल में C से Pb का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि यह उत्प्रेरक परिवर्तक को निष्क्रिय कर देता है। वायु प्रदूषण के कारण मानव में श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक उच्च तीव्रता की ध्वनि या ध्वनि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मानव वर्ग में अशांति या बेचैनी की दशा में उत्पन्न करती है उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता 45 से 55 dB डेसिबल तथा औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता 55 से 65 dB होनी चाहिए। यदि ध्वनि की तीव्रता इससे अधिक हो तो उस ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव सुनने में कमी, अनिद्रा, तनाव व हृदय से संबंधित विकार हो सकते हैं। गर्भवती महिला में शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना व शिशु मृत्यु की संभावना होना। क्रोध, चिड़चिड़ापन व उत्तेजना में वृद्धि होना। मृदा प्रदूषण मृदा में उपस्थित कारकों के कारण मृदा की उत्पादकता, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों में कमी होना व भूमिगत जल में कमी होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों या मानव जल स्रोतों के द्वारा दोनों के द्वारा
मृदा की गुणवत्ता में कमी होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण करने वाले कारक। पहला है जैविक कारक। मानव द्वारा उत्सर्जित किए गए पदार्थ में उपस्थित जीवाणु या सूक्ष्मजीव। मृदा में पहले से उपस्थित जीवाणु या सूक्ष्मजीव। पालतू मवेशियों के मल से निकलने वाले जीवाणु या सूक्ष्मजीव। सेकंड है कृषि उद्योग अपशिष्ट। कृषि में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशी उर्वरक रसायन DDT आदि। नाभिकीय अपशिष्ट। नाभिकीय रिएक्टरों तथा नाभिकीय संयंत्रों से निकलने वाले हानिकारक विकिरण। औद्योगिक व शहरी अपशिष्ट। कोयला खनिज के खान धातु उद्योग व अन्य कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट जैसे कीचड़, कागज, घरेलू पदार्थ, ईंधन, कांच आदि। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। भूमि का बंजर होना, मृदा अपरदन में वृद्धि होना, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में कमी होना, मृदा में उपस्थित नमी की आवश्यकता से अधिक या कम हो जाना, मृदा प्रदूषण के कारण मृदा के तापमान में असंतुलन हो जाना, मृदा में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाती है। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान करना चाहिए। कृषि कार्यों में कम से कम रसायनों का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले हानिकारक विकिरण जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण रेडियोधर्मल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों से निकलने वाले हानिकारक विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई रोंटगन है, जिसे रैम भी कहा जाता है। 20 रैम तक की विकिरण जीवनधारियों को विशेष क्षति नहीं पहुंचाती है, परंतु इससे अधिक रैम की विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण की श्रेणी में आती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली मानव जनित। इस प्रकार का प्रदूषण मानवीय कारणों से होता है, जैसे परमाणु रिएक्टरों का रिसाव, रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्खनन, नाभिकीय प्रयोग, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को प्रकृति में मुक्त करना, परमाणु बमों का विस्फोटक आदि मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष पदार्थों का उपयोग करने पर भी रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाते हैं, जैसे C14। प्रकृति जनित प्रदूषण। वह प्रदूषण किसी प्राकृतिक कारण से होते हैं, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाला प्रदूषण या सूर्य के प्रकाश से होने वाला रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत। चिकित्सीय अपशिष्ट, कोयले की खान, परमाणु बम व हथियार, रेडियोधर्मी पदार्थ की खान, परमाणु संयंत्र, रेडियोधर्मी प्रकृति के अपशिष्ट को सुरक्षित फेंकना। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्परिणाम। रेडियोधर्मी विकिरण जीव के गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण जीन में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, अतः इससे जीव में कैंसर या अन्य आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ई अपशिष्ट। उपयोग के बाद बेकार या निरर्थक हो चुके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान को ई अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहते हैं। ई अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल, CD प्लेयर, AC, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर आदि हैं। ई अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन व धातु का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये वातावरण के लिए हानिकारक है। विकसित राष्ट्र ई अपशिष्ट का लगभग 50% विकासशील राष्ट्रों को पुनः उपयोग के लिए बेच देते हैं। धूम कोहरा, स्मॉग। वह धूम या कोहरे का मिश्रित रूप है। विश्व के अनेक शहरों में शरद ऋतु में यह प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। यह 2 प्रकार का होता है। सामान्य धूम कोहरा। यह ठंडी तथा नम जल वायु वातावरण में निर्मित होता है। इसमें धुआं, कोहरा व सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। सामान्य धूम कोहरा रासायनिक रूप से अपचायक प्रकृति का होता है, इसलिए इसे अपचायक धूम कोहरा कहा जाता है। रासायनिक धूम कोहरा। ये उष्ण व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में निर्मित होता है। स्वचालित वाहनों के धुएं, कारखानों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित
नाइट्रोजन के ऑक्साइड को सूर्य का प्रकाश धूम कोहरे में बदल देता है, इसलिए इसे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहते हैं। इसमें धुआं कोहरा NO2, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ब्रासो एक्सेल नाइट्रेट यानी पेन आदि उपस्थित होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा भी कहा जाता है। धूम कोहरा के दुष्परिणाम: मानव में नाक, आँख, गले में जलन, इसकी सांद्रता अधिक होने पे गले का शुष्क होना, सिर दर्द, छाती में दर्द, खांसी और श्वसन संबंधी विकार हो सकता है। इसके कारण रबड़ के वक्ष से प्राप्त होता है उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। कल हम पारिस्थितिकी तंत्र की स्टडी करेंगे। आपको अगर इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।